हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफी अच्छी तरीके से चल भी रही होगी आप लोगों की। तो यहाँ पर हम लोग एडिशनल चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आपका टिल चैप्टर नंबर 26 मॉड्यूल डी आरबीडब्ल्यूएम का खत्म हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप उस वीडियोस को देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास 4 यहाँ पर एडिशनल टॉपिक्स हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 27 है जिसका नाम है लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस के बारे में। क्या होता है लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस? तो देखिए, जिस दिन कस्टमर आपके बैंक में आकर के लोन के लिए रिक्वेस्ट करता है, टिल when the loan is disbursed is your loan origination process। अब इसको हम 3 फेजेस में करते हैं। पहला होता है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, दूसरा होता है क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, तीसरा होता है डिसबर्समेंट। तो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम तीनों फेजेस के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहला है आपका इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, यानी कि कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन की कलेक्शंस करते हैं। तो बैंक यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कस्टमर्स के कलेक्ट करती है, जैसे पर्सनल डिटेल हो गया जिसमें आपका नेम होता है, एज, एड्रेस, ये सारी चीजें लिखी होती है। दूसरा आपका जॉब या बिजनेस डिटेल्स, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कितना आप अर्न कर रहे हो, बिजनेस है तो कहाँ पे बिजनेस है, क्या बिजनेस से आप अर्न कर रहे हो, क्या आपकी रेवेन्यू है। ठीक है। फाइनेंशियल डिटेल्स हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे इनकम, एक्सपेंसेस और भी अगर कोई दूसरे लोन्स वगैरह है तो वो सारे डिटेल्स हम लेते हैं। यहाँ पर हम फ्रॉड एंड ब्लैकलिस्ट को भी चेक करते हैं कस्टमर्स के, सो दैट यहाँ पर मिनिमाइज किया जाए रिस्क को। अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर का ब्लैक लिस्ट में नेम है, तो हम इस तरीके के कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते हैं। और आने वाले टाइम में रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमको ब्लैकलिस्ट को चेक करना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डबल क्रॉस चेक करते हैं कि सारी चीजें परफेक्टली फाइन है कि नहीं, तभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम को 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए। राम को 5 लाख के पर्सनल लोन चाहिए। अब इस केस में बैंक इनसे पर्सनल इंफॉर्मेशंस मांगेगी, इनकी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगी। तो सबसे पहले इनका जो डिटेल होगा, इनका नेम, पूरा का पूरा एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मांगेगी। अगर ये सैलरीड एम्प्लॉय है तो इनका सैलरी स्लिप मांगेगी, सैलरी डिटेल्स मांगेगी, आधार कार्ड मांगेगी यहाँ पे, और बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह मांगेगी। और इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि सारी चीजें परफेक्टली फाइन है या नहीं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन की बात की गई है। तो बैंक यहां पर डिसाइड करती है कि वेदर लोन को अप्रूव करना है या नहीं बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा। जैसे पहला होता है आपका क्रेडिट स्कोर। तो बैंक यहां पर राम के सिबिल स्कोर को चेक करेगी कि किस तरीके का उनका सिबिल स्कोर है, क्या उनकी पेमेंट हिस्ट्री है, क्या उन्होंने पास्ट में कोई लोन लिया था, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने लोन को रीपे नहीं किया है। इस तरीके की सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक की जाती है। आपका इनकम चेक किया जाएगा कि क्या कस्टमर कंफर्टेबली रीपे कर पाएगा लोन को। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स काफी सारे होते हैं, जैसे यहाँ पर चेक किया जाएगा कि क्या आपका जॉब स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टेबल नहीं है तो यहाँ पर बैंक्स के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है आपको लोन देना। क्या आपने बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं पहले से, तो ये सारे एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो बैंक यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल से समझिए कि राम की पर महीने जो सैलरी आती है 30,000 के अप्रॉक्स आती है पर मंथ। ठीक है। इनका जो सिबिल स्कोर है, सिबिल स्कोर लेट्स से 750 है। अब इस केस में बैंक यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड कर देगी, लेकिन बैंक ने यहां पर देखा कि राम की जो मंथली सैलरी है 15,000 है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। और इसने ऑलरेडी एक कार लोन ले रखा है। तो इस केस में बैंक क्या करती है, या तो वो आपके लोन को रिजेक्ट कर सकती है या आपको बोलेगी कि कोई गारंटर यहां पर प्रोवाइड करो। इट मींस बैंक आस्क फॉर अ गारंटर। ठीक है। अब गारंटर कौन होता है, तो गारंटर समवन हु प्रॉमिसेस टू रीपे इफ द बोरोवर डजंट। तो इससे
बैंक का रिस्क रिड्यूस होता है, यानी कि बैंक को जो आगे चल के क्रेडिट रिस्क देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलेंगे, वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई भी गारंटर होगा यहां पर। ठीक है। तीसरा होता है लोन डिसबर्समेंट। आपका यहाँ पर क्रेडिट वगैरह चेक कर लिया गया, आपके पर्सनल डिटेल्स को कलेक्ट कर लिया गया, सबको डबल क्रॉस वेरीफाई किया गया, सारी चीजें परफेक्टली फाइन है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर अप्रूवल के बाद बैंक आपको मनी प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोन डिसबर्समेंट बोलते हैं। इसको 3 वेज में आपको डिसबर्स किया जाता है। पहला, या तो आपको डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि बैंक ट्रांसफर करेगी लोन अमाउंट को बोरोवर्स के अकाउंट में, यानी कि राम के अकाउंट में यहां पर ट्रांसफर कर सकती है। दूसरा, बैंक आपको यहां पर चेक दे सकती है। तीसरा, बैंक यहां पर पेमेंट कर सकती है डायरेक्टली टू द सप्लायर। मोस्टली आप देखोगे होम लोन और कार लोन के केस में बैंक्स डायरेक्टली जो हमारे डीलर होते हैं उनको अमाउंट डायरेक्टली पे करती है। ठीक है, जो भी आपके बिल्डर और डीलर होते हैं। आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है कि कितना टाइम पीरियड है आपको अमाउंट को रीपे करने के लिए, प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस क्या क्या लगेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको सारी डिटेल्स में बैंक यहाँ पर बताती है। ठीक है, तो ये आपका होता है लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस। अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर होम लोन। तो सबसे पहला आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें आपके कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके बैंक को सबमिट करते हो। पासपोर्ट साइज अपने फोटोग्राफ्स देते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस या पैन जो भी है आपके पास एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड आप अपने बैंक को प्रोवाइड करते हो। एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस प्रोवाइड करते हो, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल या प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिप्ट दे सकते हो। दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जिसमें आपका सैलरी सर्टिफिकेट एंड फॉर्म 16 आता है अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो उस केस में। आईटी रिटर्न्स मांगे जाते हैं लास्ट 3 इयर्स के, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो मतलब बिजनेस वगैरह कर रहे हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपसे प्रोवाइड मांगा जाता है लास्ट 6 मंथ का। फिर आपसे प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसमें लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता है अगर कोई एप्लीकेबल है तो, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और कंस्ट्रक्शन की परमिशन है या नहीं, इसके डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन क्या है, उस वैल्यूएशन का रिपोर्ट आपसे मांगा जाता है। ठीक है, और भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे सेल डीड और अग्रीमेंट ऑफ सेल। तो ये शो करता है कि राम ने अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाई की है तो उस लीगल ऑनर से बाई किया गया है या नहीं। दूसरा होता है पेरेंट या प्रायर डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पर बैंक्स चेक करती है प्रीवियस ऑनरशिप को, प्रीवियसली इस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप किसके पास था, टू चेक द ऑनरशिप हिस्ट्री। क्यों लेती है, ताकि ऑनरशिप हिस्ट्री को चेक किया जाए। यहां पर आपसे नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है। ये कंफर्म करने के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी है फ्री फ्रॉम ऑल द लीगल डिस्प्यूट्स, फ्री फ्रॉम ऑल द लीगल क्लेम्स और लोन्स। फिर आपका पोजीशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटीज, आपको ये मिलते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ करता है कि प्रॉपर्टी इज नाउ रेडी फॉर द पोजीशन। फिर लेटेस्ट रेवेन्यू एंड बिल्डिंग टैक्स रिसिप्ट मांगा जाता है, जो कंफर्म करता है कि आपका कोई भी टैक्स ड्यू नहीं है। ठीक है, कोई भी पेंडिंग आपके पास टैक्स नहीं है। एनओसी अंडर यूएलसी एक्ट 1976 एनओसी आपसे मांगा जाता है। और रेरा अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द हाउसिंग प्रोजेक्ट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट फुल फॉर्म होता है रेरा का। इसका अप्रूवल डॉक्यूमेंट आपसे मांगती है टू कंफर्म दैट द प्रोजेक्ट इज लीगली रजिस्टर्ड अंडर रेरा। नाउ अब हम बात करेंगे मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज का मतलब होता है जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो, तो जब आप लोन लेते हो, जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन ले रहे हो, तो उस केस में आप प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करते हो। प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करते हो टू गेट अ लोन, दिस इज कॉल्ड मॉर्गेज। तो डेफिनेशन इसका मॉर्गेज का अंडर द सेक्शन 58A
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत जो डेफिनेशन है, मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ठीक है, तो जब भी आप कोई लोन्स लेते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो उस केस में आप यहां पर प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो अपने बैंक को टू गेट अ लोन। दिस इज नोन एज मॉर्गेज। अब दो टाइप्स के आपको मॉर्गेज देखने को मिलते हैं। पहला होता है रजिस्टर्ड या सिंपल मॉर्गेज आप इसको बोलते हो। दूसरा होता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, जिसको आप इक्विटेबल मॉर्गेज के भी नाम से जानते हो, इक्विटेबल मॉर्गेज। तो दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं कि सिंपल मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज की क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर मैंने आपके लिए बाइफरकेट कर दिया है। तो यहां पर दोनों के केस में आप देखेंगे, इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज एंड इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ट्रांसफर नहीं किया जाता है बैंक को। कोई भी पोजीशन का ट्रांसफर यहां पर नहीं किया जाता है जब भी आप प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी अपने बैंक को प्रोवाइड करते हो। तो किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो अगर आप सिंपल मॉर्गेज के केस में देखोगे तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए विथ अ सब रजिस्ट्रार। तो ये क्या होता है, तो ये एक आपका रिटन मॉर्गेज अग्रीमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं रिटन मॉर्गेज अग्रीमेंट। ठीक है। यहीं पे अब अगर आप इक्विटेबल मॉर्गेज की बात करोगे तो आप यहाँ पर टाइटल डीड्स प्रोवाइड करते हो, यानी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं सिर्फ वो बैंक को यहाँ पर प्रोवाइड करते हो। कॉस्ट इन्वॉल्व की बात करें तो सिंपल मॉर्गेज में थोड़ा सा कॉस्ट हाई लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स दे रहे हो, टाइटल डीड्स दे रहे हो, ये आपका लो होता है इसमें कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। लीगल प्रोसेस ऑफ सेल की बात करें तो बिल्कुल कोर्ट का इंटरवेंशन लगता है सेल करने के लिए प्रॉपर्टी को। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जिसने यहाँ पर सिंपल मॉर्गेज प्रोवाइड किया है आपको, उस केस में अगर वो डिफॉल्टर बन जाता है तो आप डायरेक्ट उसके प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पर कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है, बट इट कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर द सरफेसी एक्ट। तो प्रॉपर आपको प्रोसीजर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करना पड़ता है अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में सेल करनी है। तो अब यहां पर दूसरा आता है जिसमें लीगल एक्शंस की बात की गई है फॉर द लोन रिकवरी। तो बिल्कुल आप एज अ बैंक लीगल एक्शंस ले सकते हो यहाँ पर जो बोरोवर है उनके अगेंस्ट में, बोथ इन केस ऑफ सिंपल एंड इक्विटेबल मॉर्गेज। फोरक्लोजर राइट की बात की गई है, तो क्या बैंक डायरेक्टली फोरक्लोजर कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ना ही वो सिंपल मॉर्गेज में कर सकता है, ना ही इक्विटेबल मॉर्गेज में कर सकता है। तो ये फोरक्लोजर राइट होता क्या है, अब इसको एग्जांपल से समझिए। अब जैसे यहाँ पर राम ने किसी भी बैंक से लोन लिया और यहाँ पर अपने हाउस को मॉर्गेज किया। अब ये यहाँ पर राम जो है डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्टर हो गया यहाँ पे, तो बैंक यहाँ पर राइट ऑफ फोरक्लोजर का इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें वो लीगली यहाँ पर टेक ओवर करेगी, जो भी यहाँ पर बोरोवर की हाउस प्रॉपर्टी है उसको लीगली टेक ओवर करेगी थ्रू द कोर्ट। ठीक है, तो उसको हम फोरक्लोजर राइट कहते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट परमिशन। बिल्कुल भी आप सेल नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी को विदाउट कोर्ट परमिशन इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द सिंपल मॉर्गेज एंड अ इक्विटेबल मॉर्गेज, आपको इसको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस बिगिन विद? तो किससे स्टार्ट होता है? डिसबर्समेंट ऑफ लोन, कस्टमर रीपेइंग द लोन, कस्टमर अप्लाइंग फॉर लोन, या गारंटर साइनिंग द फॉर्म? तो यहां पर सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है क्या होता है? कस्टमर अप्लाइंग फॉर द लोन। इसके बाद आप क्या करते हो? क्रेडिट चेक करते हो, क्रेडिट अप्रेजल उसका चेक करते हो, एंड देन आप यहां पर लोन डिसबर्समेंट करते हो, राइट? तो ये 3 स्टेजेस में डिसबर्समेंट करते हो। तो ये 3 स्टेजेस में आपका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रेडिट अप्रेजल इन द लोन प्रोसेस? क्या मेन पर्पस होता है इसका? इशूइंग चेक्स, गिविंग ऑफर्स ऑन लोन, असेसिंग बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड रिस्क, चार्जिंग इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असेसिंग बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड रिस्क।
फॉर सैलरीड इंडिविजुअल विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू शो इनकम प्रूफ? 4 ऑप्शन है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, फॉर्म 16M सैलरी सर्टिफिकेट, रेंटल अग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल। कौन से डॉक्यूमेंट्स इनकम प्रूफ को शो करता है? फॉर्म 16 एंड सैलरी सर्टिफिकेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a type of mortgage commonly accepted by banks in India? हमने आपको बताया 2 टाइप्स के मॉर्गेजेस होते हैं। 4 ऑप्शन है, सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट्स ऑफ टाइटल डीड्स, लीज मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीज मॉर्गेज आपका इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉर्गेज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय बैंक्स इन इंडिया। सिंपल मॉर्गेज, सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज को एक्सेप्ट किया गया है और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसी को हम दूसरे इक्विटेबल मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which mortgage is generally more expensive due to legal cost and registration charges? कौन सा यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव होता है? इक्विटेबल मॉर्गेज, सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज, ओरल मॉर्गेज या लीज मॉर्गेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज आपका एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी चार्जेस लेते हैं एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगे। इक्विटेबल मॉर्गेज में आपका कॉस्ट लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए एडिशनल चैप्टर्स में हम आज चैप्टर नंबर 28 यानी कि हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें टैक्स प्लानिंग चैप्टर में डिस्कस किया था, स्टिल यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में। तो गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज कर सके हाउसिंग लोन लेने के लिए। ठीक है, इनकरेज हाउस लोन। तो जब भी आप होम लोन लेते हो ना, तो आप टैक्स को सेव कर सकते हो, टैक्स को आप बचा सकते हो। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, होम लोन टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। पहला है आपका सेक्शन 24 की बात की गई है। तो सेक्शन 24 के तहत आप अगर कोई होम लोन लेते हो तो उस पे जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसमें आप डिडक्शन करा सकते हो, वहां पर अपने टैक्स को सेव कर सकते हो अप टू 2 लाख पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से जो भी आप होम लोन पे प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हो उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80EE के हिसाब से अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, उस केस में आपको एडिशनल डिडक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं अप टू 50,000 ऑन इंटरेस्ट। तो जो भी आप होम लोन पे इंटरेस्ट देते हो उसमें 50,000 का आपको यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 24। तो थोड़ा सा 1 बाय 1 करके इनके डिटेल्स के बारे में देखते हैं। तो सेक्शन नंबर 24 की बात कर लेते हैं, बी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें डिडक्शन करा सकते हैं 2 लाख पर ईयर के हिसाब से जो भी हम होम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस डेट को आपने लोन लिया है उस डेट से लेकर के 5 साल के अंदर ही आप इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस फाइनेंशियल ईयर में आप डिडक्शन जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है जो शो करेगा कि आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को पे किया है ड्यूरिंग दैट ईयर, पेड ड्यूरिंग दैट ईयर, ड्यूरिंग दैट ईयर, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन। आप अगर कोई भी लोन ले रहे हो रिपेयर कराने के लिए, रेनोवेट कराने के लिए अपने घर को, तो उस केस में आप सेक्शन 24B के तहत 30,000 तक आप डिडक्शंस करा सकते हो। तो ओनली 30,000 आपको अलाउ होता है इन केस ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 80C के बारे में। हमने आपको बताया कि सेक्शन 80C के अंदर हम मैक्सिमम डिडक्शन करा सकते हैं 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से, और ये अवेलेबल होता है फॉर बोथ द सेल्फ ऑक्युपाइड एंड जो आप रेंटेड लगाते हो अपनी प्रॉपर्टीज को उसके लिए। तो क्या सिर्फ हम हाउस लोन पे जो भी हम यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं
उसको क्लेम कर सकते हैं, या एटीसी के तहत और भी आपका इंक्लूडेड होता है। तो एटीसी के तहत आपको अपार्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन आप यहाँ पर पीपीएफ, टैक्स सेविंग एफडी, एलआईसी प्रीमियम, एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, इन सब में भी आप टैक्स डिडक्शन कर सकते हो। तो ओवरऑल जो आपका है इसमें एटीसी के अंदर आपका जो लिमिट है ना 1.5 लाख है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस लोन का ये इंडिविजुअल 1.5 लाख है। ओवरऑल जितने भी एटीसी सेक्शंस के अंदर जितने भी टैक्स सेविंग स्कीम्स आते हैं उन सबको मिलाकर आपको पर ईयर के हिसाब से 1.5 लाख का आपको यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। डिडक्शन यहाँ पर कैसे होता है, पेमेंट बेसिस पे होता है। बेनिफिट आपको तब दिया जाता है व्हेन द पेमेंट इज मेड। अब ऐसा नहीं है कि आप अभी पे करने वाले हो उससे पहले आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जब आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आप जब कोई घर खरीदते हो तो आप स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस देते हो, उसका भी डिडक्शन आप अंडर सेक्शन एटीसी के तहत क्लेम कर सकते हो। वेदर आप यहाँ पर लोन ले रहे हो नहीं ले रहे हो मैटर नहीं करता। अगर आप घर खरीद रहे हो, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है, तो आप यहाँ पर एटीसी के अंदर ये एलिजिबल होता है, आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 80 जो कि आपका टैक्स बेनिफिट है फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो एडिशनल आपको 50,000 का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है जो भी आप होम लोन इंटरेस्ट पे करते हो। तो अपार्ट फ्रॉम योर सेक्शन 24 एंड सेक्शन 80C के अलावा आपको ये एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या क्या इसमें की कंडीशंस होते हैं अगर मुझे क्लेम करना है सेक्शन 80 के अंदर, तो प्रॉपर्टी आपका सेल्फ ऑक्युपाइड होना चाहिए या रेंटेड आउट होना चाहिए, कोई भी चलेगा। आप क्लेम कर सकते हो जब तक आप लोन रीपे कर रहे हो तब तक। जो भी आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो अंडर 80EE उसको आप क्लेम नहीं कर सकते दोबारा इन अंडर सेक्शन 24। तो एक बार अगर आपने 80EE के तहत अगर आपने अपना क्लेम करा लिया है एडिशनल डिडक्शन, तो ऐसा नहीं वो सेम डिडक्शन आप सेक्शन 24 में करा, बिल्कुल भी नहीं करा सकते। तो कौन कौन एलिजिबल होता है इस सेक्शन के अंदर, तो ओनली इंडिविजुअल टैक्स पेयर इसको क्लेम कर सकता है, नॉट HUF एंड नॉर कंपनीज। ना कंपनी करा सकती है ना HUF यहाँ पर क्लेम डिडक्शन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर मान लीजिए कोई कपल है जिसने यहाँ पर ज्वाइंट लोन लिया है, तो ज्वाइंट ऑनर अगर है, आप हाउस लोन ले रहे हो, ठीक है, ज्वाइंट हाउस लोन आपने लिया है, तो उस केस में दोनों के दोनों इंडिविजुअली हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं अगर दोनों यहाँ पर लोन के EMI को पे कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली दोनों यहाँ पर 80EE के तहत दोनों यहाँ पर एडिशनल डिडक्शंस 50,000 का पर पर्सन 50,000 का यहाँ पर क्लेम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको डिडक्शन अगर 80EE के तहत करानी है तो आपको उस घर में उस प्रॉपर्टी में रहना होगा तभी आप क्लेम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं रह रहे हो, घर को रेंट पे भी लगा रखा है, तो भी आप क्लेम कर सकते हो 80EE के तहत अपना एडिशनल डिडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, what is the maximum deduction allowed under the section 24B for interest on a home loan for occupied property? 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000 या 3 लाख? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 24B का पूछा है तो 2 लाख इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 80C what is the maximum deduction allowed for principal repayment of a home loan? तो कितना मैक्सिमम डिडक्शन होता है? 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख या 2.5 लाख? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 लाख इज योर करेक्ट आंसर। टैक्स डिडक्शन ऑन अ प्रिंसिपल रीपेमेंट अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल फॉर, किसके लिए आपका टैक्स डिडक्शन प्रिंसिपल रीपेमेंट पे होता है अंडर 80C? ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड प्रॉपर्टी, ओनली लेट आउट प्रॉपर्टी, बोथ सेल्फ ऑक्युपाइड एंड लेट आउट प्रॉपर्टीज, ओनली कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज? करेक्ट आंसर क्या होगा? both self-occupied and let-out property. Option C is your correct answer. Section 80EE is applicable to only the second-time home buyer, only self-employed person, first-time home buyers only, या all home buyers. तो first-time home buyers के लिए आपका Section 80EE applicable होता है, जिसमें आप additional deductions करा सकते हो 50,000 तक, ठीक है। चलिए, What is the maximum deduction allowed under section 80EE? कितना कराते हैं? 1,50,000, 1.5 लाख या 2 लाख? तो 50,000 इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब। आज हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 29 है आपका मॉर्गेज एडवाइस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है।
इसके बाद मॉड्यूल डी के एमसीक्यूज को हम ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? इसका मतलब है मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ मनी टुमारो। तो अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो। कैसे? एग्जाम्पल से इसको समझिए। अब जिससे मान लीजिए 1 रुपया है, अगर आज आप 1 रुपया कमाते हो, ठीक है, ये आपके पास है अभी, तो आप इसको बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करोगे तो कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर आपको इंटरेस्ट अर्न करोगे, जो मनी आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर यही मनी आप 1 साल के बाद, यही 1 रुपया अगर आपको 1 साल के बाद मिलता है, तो इट मीन्स जो भी आप इस 1 रुपये में आज इंटरेस्ट अर्न कर पा रहे थे वो तो आप लॉस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करोगे। अगर 1 साल बाद आप इस मनी को अर्न कर पा रहे हो तो यू लॉस द चांस टू अर्न दैट एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। तो इसीलिए रुपए टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपए टुमारो। इसमें 2 तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको देखेंगे। पहला है आपका कंपाउंडिंग एंड दूसरा है आपका डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए डिपॉजिट कराए बैंक में, ठीक है, 5% का आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली दिया जा रहा है, ठीक है। तो 1 साल बाद इस 100 रुपया जो आपने आज डिपॉजिट किया है उसका आपको 1 साल के बाद कितना मिलने वाला है? तो कैसे आप इसको निकालते हो? तो जो भी आपका अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट किया है, प्लस 5% का 100 निकालोगे, 100 का 5%, तो कितना निकल के आएगा? ये ₹100 प्लस 5, जो कि हो जाएगा आपका 105, जो आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो 1 साल के बाद इस 100 रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको कितना मिलने वाला है? 105 रुपए मिलने वाला है। यही अगर आप 2 साल का निकालोगे तो कितना आ रहा है? ₹110.25। तो आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 2 साल के बाद यही जो इन्वेस्ट था, जो कंपाउंडेड एनुअली आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, अब उसका जो रेट हो गया है, आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा वो 110.25 रुपीज होगा। इसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग टोटली रिवर्स होता है कंपाउंडिंग का। तो यहाँ पर आप फाइंड करते हो प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए अब आपको अर्न करना है 110.25 रुपीज इन 2 years एट द 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज के डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? मतलब कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज कि 2 साल के बाद आपको 110.25 रुपीज मिले, ठीक है। इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं, जस्ट रिवर्स है। आज की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के डेट में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, 100 रुपए। जब आप 100 रुपए टुडे इन्वेस्ट करोगे तो जाके 2 साल के बाद आपको 110.25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब एक और सवाल आता है कि व्हाट इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक मोर फ्रिक्वेंटली। मोर फ्रिक्वेंटली का मतलब इंटरेस्ट आपको पे किया जा रहा है क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे इंस्टेड ऑफ ईयरली बेसिस। तो क्या होगा? फ्रिक्वेंट बेसिस पे अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया जाएगा तो आप देखोगे जितना फ्रिक्वेंटली आपका कंपाउंडिंग पे किया जाएगा आपको, उतना ज्यादा आप अर्न करते हो। मतलब मोर फ्रिक्वेंटली कंपाउंडिंग इज इक्वल्स टू मोर मनी अर्न, ठीक है, मोर मनी अर्न। सीधा सिंपल सा फंडा है। तो बैंक जितना ऑफन आपको क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली बेसिस पे अगर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, इट मींस यू अर्न लिटिल मोर एक्स्ट्रा कंपेयर टू ईयरली बेसिस बिकॉज इंटरेस्ट इज एडेड मोर टाइम्स। तो यहाँ पर क्या होता है? इंटरेस्ट मोर टाइम्स ऐड होता है, इसलिए जितना फ्रिक्वेंटली कंपाउंडिंग किया जाएगा उतना ज्यादा आप मनी अर्न करते हो। यहाँ पर आपका फॉर्मूला भी है कि कैसे कंपाउंडिंग यहाँ पर निकाला जाता है, एनुअली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे। अब यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ। जैसे देख लीजिए, अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट किया है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो अगर इसको आपने 1 साल एनुअली अगर आप इसको देखोगे कि 1 साल पे वंस इन अ ईयर अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर फाइनल अमाउंट आएगा 10,600। लेकिन अगर यही चीज आपको सेमी एनुअली और क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है या मंथली या वीकली बेसिस पे, तो आप देख सकते हो, आप अगर मोर फ्रिक्वेंटली अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप देखेंगे कि जो आपका फाइनल अमाउंट है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर वीकली बेसिस पे आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग किया जा रहा है तो सबसे ज्यादा आप अर्न कर पाते हो मनी। तो सीधी सी बात है, जितना फ्रिक्वेंटली कंपाउंडिंग होगा उतना ज्यादा ही आप अर्न कर पाते हो, ठीक है।
अब कैसे निकाला है, यहाँ पर एनुअली का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R। एनुअली का यही होता है ना, तो आपके पास 10,000 है, इंटू 1+6 कर दो, ठीक है। और एनुअली है तो पावर n होगा, n नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स की बात की गई तो 1 है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखो कितना निकल के आ रहा है, 10,000 इंटू 6% था ना यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 101.06 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10,600, खत्म, ठीक है। वैसे ही आपका सेमी एनुअली का निकाला है, तो सेमी एनुअली के लिए कैसे फॉर्मूला होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है प्लस 1 प्लस जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाई 2 पे पावर करोगे आप 2, क्योंकि सेमी एनुअली है, एनुअली था यहाँ पे तो साल में एक बार, ये साल में 2 बार हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, जब पूरा ही सॉल्व करोगे 1.609 आएगा, ठीक है। तो आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। तो जैसे जैसे आपका देख रहे हो कि फ्रिक्वेंटली, जितना फ्रिक्वेंटली दिया जा रहा है उतना ज्यादा आप मनी अर्न कर पाते हो। नेक्स्ट, रूल ऑफ 72, 115 एंड 144। अब ये किस तरीके का रूल है, तो ये रूल आपको बताता है कि कितने टाइम पीरियड के बाद जो मनी आज आपने इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम पीरियड के बाद डबल होने वाला है, कितने टाइम पीरियड के बाद ट्रिपल होगा, क्वाड्रपल होगा, यानी 4 टाइम्स होगा। क्या करते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको जानना है कि आज आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में। अब आप जानना चाहते हो कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कब जा करके ये 500 रुपया कौन से ईयर में जाकर के डबल होने वाला है। डबल मतलब इसका 1,000 रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपका रूल होता है, रूल नंबर 72, रूल नंबर 72 आपको बताता है कि आपका जो है इंटरेस्ट यहाँ पर डबल होने वाला है। तो इसमें आप क्या करते हो, 72 को डिवाइड कर देते हो किससे, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 6 लग रहा है। तो जब आप देखोगे तो 12 ईयर्स, तो 12 साल के बाद ये जो 500 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में है वो 12 साल के बाद जाकर के डबल हो जाएगा, यानी कि 1,000 हो जाएगा। यहीं पे अगर मुझे ये जानना होता है कि ट्रिपल कब होगा, तो आप क्या करते, 115 को डिवाइड कर देते फिर 6 से, तो 19 ईयर्स हो जाता। अगेन अगर आपको क्वाड्रपल जानना था कि 4 टाइम्स कब होगा, तो अगेन आप क्या करते, 144 को 6 से डिवाइड कर देते, तो 24 ईयर्स के बाद 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपका रूल होता है जिससे आप इजिली एस्टिमेट कर पाते हो कि कब आपका मनी डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स होने वाला है जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पता होता है तो क्विकली आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कब आपका इन्वेस्टमेंट डबल होने वाला है, कब ट्रिपल होने वाला है, कब 4 टाइम्स होने वाला है। तो इसका आपको ये फायदा मिलता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू के बारे में। तो फ्यूचर वैल्यू आपको क्या बताता है कि आज आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो आने वाले टाइम में कितना गुना आपको मिलने वाला है। तो आपकी जो मनी है जो आज आपने इन्वेस्ट किया है वो कितना ज्यादा फ्यूचर टाइम में ग्रो करने वाला है, उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का। तो फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 1 प्लस R और उसको पावर n। R क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और n आपका नंबर ऑफ ईयर्स होता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर मान लीजिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 1 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है। तो अब मुझे जानना है कि ये जो 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप देखो 100 जो कि आपका प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस R। R क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, यानी कि 0.06 हो जाएगा यहाँ, और उस पे पावर n हो जाएगा 1, क्योंकि 1 ईयर का आपको चेक करना है। तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.06 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 106। तो 1 साल के बाद कितना मिलने वाला है आपको, 106 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अब 5 साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको कितना बैंक प्रोवाइड करेगी जब आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी 5 साल के बाद,
तो आप इसको फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 लाख आपका प्रिंसिपल वैल्यू, और उसके बाद आप यहाँ पर इजिली कैलकुलेट कर पाओगे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ रहा है, 1,61,000। तो 5 साल के बाद जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको मिलने वाला है आफ्टर मेच्योरिटी वो 1,61,000। तो 61,000 का आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो आफ्टर इन्वेस्टिंग द मनी। एक और फॉर्मूला होता है जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, जिसका समटाइम्स बैंक यूज करती है कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि इससे ना क्विकली आपका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होता है ना, तो ऑलरेडी आपके पास एक टेबल होता है जिसमें ऑलरेडी आपका कैलकुलेटेड होता है डिफरेंट ईयर के लिए, डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ रेट के लिए क्या आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होगा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे होता है कैलकुलेशंस का, जिसमें आपका सारी चीजें ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी होती है। जैसे 1 साल से लेकर के 6 साल तक का आप देखो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको एक फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स क्या आते हैं वो लिखा हुआ है। तो अब आसानी से अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना होता है तो बस आप प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हो आप इस टेबल में से देख करके फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को, तो आसानी से आपका फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने एफडी लिया 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 6 ईयर्स के लिए, तो आपको पता है कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है। अब आप क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर देखोगे 11% का 6 ईयर्स के लिए, तो आप 6 ईयर में 11% पे जाओगे तो आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना है, 1.87। अब आप 1.87 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 1,87,000। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। तो कितना इजीएस्ट मेथड है, आपने बस टेबल में देखा, मैच किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आपको बताता है दैट इफ यू इन्वेस्ट ₹1 टुडे इट विल बिकम 1.87 आफ्टर 6 years एट 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 11% इंटरेस्ट। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बताता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो ये क्या होता है, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो ये एक टेबल होता है जो शो करता है कि किस तरीके से आप ईएमआई, जो भी आपका लोन लेते हो आप, उसका ईएमआई आप रीपे करते हो, ठीक है। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल उसके बारे में बताता है। तो मंथ बाय मंथ जो भी आप रीपे करते हो लोन अमाउंट को, उसके बारे में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बेसिकली रीपेमेंट शेड्यूल के बारे में आपको बताता है। तो जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया है, 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 24 महीने के लिए, मतलब 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब इसका ईएमआई आप हर महीने 4,614.49 आप यहाँ पर पे कर रहे हो। इसका ये मतलब है ये जो ईएमआई आप हर महीने पे कर रहे हो ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, इसमें से जो कुछ पार्ट होते हैं वो आप इंटरेस्ट में पे करते हो ईएमआई का, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपके लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें पे करते हो। तो 2 तरीके से यहाँ पर आपके ईएमआई को बाइफरकेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब ये जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता है आपको किस तरीके से हेल्प करता है, तो ये आपको हेल्प करता है ये जानने में कि कितना लोन अमाउंट आप पे कर रहे हो, कितना बचा हुआ है, कितना आपका इंटरेस्ट में जा रहा है ईएमआई का पोर्शन, और कितना प्रिंसिपल अमाउंट में जा रहा है। तो बैंक आपको यहाँ पर ना फुल रिपेमेंट शेड्यूल या फुल अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको प्रोवाइड करती है जब भी ये आपको लोन सैंक्शन करती है, सो दैट आपके लिए आसान हो कि कितना रीपेमेंट पीरियड लगने वाला है आपके लोन पे कंप्लीट होने में, और कितना आपका इंटरेस्ट में जा रहा है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट में जा रहा है। तो कैसे निकालते हैं, तो जैसे आप देखिए मंथ 1 की बात करें कि कैसे आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, तो आप देखोगे कि जो आपकी ओपनिंग बैलेंस कौन सी है, जो आपको जिस अमाउंट पे लोन सैंक्शन किया गया है 1 लाख रुपए, तो अब आप क्या करते हो, इंटरेस्ट निकालते हो। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ईएमआई आपका 4,614.49 है, तो इसमें से आपको कुछ अमाउंट किस में जा रहा है, इंटरेस्ट में। तो आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, ₹833.33। तो पहले मंथ का जो आपका 4600 जो आप यहाँ पर पे कर रहे हो एज ए ईएमआई, उसमें से 833 आपका इंटरेस्ट में जा रहा है, बाकी जो आपका 3,781.16 बचता है वो आपके प्रिंसिपल में पे किया जा रहा है। नाउ आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस न्यू बैलेंस, जिसमें जो भी आपका लोन अमाउंट होता है उसमें से आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो जब आप माइनस करोगे तो अब आपका जो न्यू बैलेंस बना कितना, 96,218.84। अब जो सेकेंड मंथ में आपका ओपनिंग बैलेंस होगा
वो फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, जो कि है 96,000। अब इस पे आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया है मैंने सेकंड मंथ का। तो सेकंड मंथ का आप देखो कि आपका जो क्लोजिंग अमाउंट था फर्स्ट मंथ का वो ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका सेकंड मंथ का। अब इससे हमने क्या किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया कि कितना इंटरेस्ट जा रहा है। तो इस बार कितना इंटरेस्ट जा रहा है, 801.82, और प्रिंसिपल में मैं कितना अमाउंट पे कर रही हूँ, 3814.67। अगेन नया बैलेंस यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस बना वो कितना बना, तो जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस था उसमें से आप माइनस कर दो प्रिंसिपल अमाउंट को, तो 92,406.17। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। फिर ऐसे ही आप क्या करते हो थर्ड मंथ का, फोर्थ मंथ का, और ये कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि आपका बैलेंस जीरो ना हो जाए एट द एंड ऑफ द 24 मंथ। तो जैसे यहाँ पर आप देखो एक टेबल देख रहे होगे जिसमें आपका जो लोन अमाउंट था कितने का था, 1 लाख का था। अब धीरे धीरे आपकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर घटती जा रही है, और इंटरेस्ट जो है पहले टाइम में जब फर्स्ट बार आपने इंटरेस्ट पहले मंथ में दिया था तो आप देख रहे होगे कि ज्यादा आपने इंटरेस्ट दिया था, और धीरे धीरे इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता चला जा रहा है। अब यहीं पे अगर आप प्रिंसिपल में देखोगे ना तो स्टार्टिंग में आपने बहुत कम प्रिंसिपल अमाउंट पे किया था, और धीरे धीरे ये आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपका कैसे होते जा रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि फोर्थ मंथ में आप देखो कि इंटरेस्ट आप ज्यादा दे रहे हैं। तो इस डेटा से ये समझ में आता है कि बिगिनिंग में आप इंटरेस्ट ज्यादा पे करते हो और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। और दूसरा, बिगिनिंग में प्रिंसिपल आप कम पे करते हो और धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। और ये जो आपका टेबल है मंथ बाय मंथ बैंक आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आप फुल लोन स्टोरी को समझ सकते हो, ठीक है। फुल लोन स्टोरी को देख सकते हो कि मंथ बाय मंथ आपका किस तरीके से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यहाँ पर एज अ ईएमआई डिडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका होता है लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू इज, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 माइनस आर पर पावर एन, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पर पावर एन, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पे पावर एन, या प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पे पावर एन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो सीधी सी बात है ये तो हट ही गया, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फिर मेरे को तो फ्यूचर वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब आपके पास 3 है तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हो 1 प्लस आर पे पावर एन, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट फॉर द 2 years। तो अब आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है, 1000 रुपए की है, ठीक है। आप इसमें क्या करते हो, इंटू करते हो 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, तो 10% है, तो इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे 0.1 हो गया, ठीक है। फॉर 2 years है तो इस पे पावर चढ़ा दो 2 ना। अब इसको 1000 है, 1000 इंटू 1.1, इस पे पावर 2 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 1.21 हो गया, तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1210 इज योर फ्यूचर वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शोज ओनली प्रिंसिपल पेमेंट, ओनली इंटरेस्ट पेमेंट, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ब्रेकअप, तो और ओनली ईएमआई अमाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ आपको प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ब्रेकअप यहाँ पर आपको दिखाता है लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट ₹1 टुडे इज, टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ₹1 आज का जो 1 रुपया है वो वर्थलेस है देन ₹1 टुमारो, या वर्थ मोर देन ₹1 टुमारो, इक्वल टू ₹1 टुमारो, नॉट रिलेटेड टू टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्थ मोर देन ₹1 टुमारो। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग टुडेज वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो कॉल्ड। तो अगर मुझे फाइंड करना है टुडेज वैल्यू, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग, डिपोजिटिंग, डिस्काउंटिंग या इन्वेस्टिंग। तो इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे पूछा होता कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट चैप्टर है आपका आरबीडब्ल्यूएम का एडिशनल, आपका चैप्टर नंबर 30 है वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी।
इसके बस एक दो कॉन्सेप्ट है, उसको हम यहाँ पर फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है डिप्रिशिएशन रिगार्डिंग। तो डिप्रिशिएशन क्या होता है? तो डिप्रिशिएशन का मतलब होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपने बिल्डिंग की वैल्यू, जो आपकी बिल्डिंग होती है, डिक्रीज होने लगती है, और ये जो रिडक्शन होता है ना वैल्यू में, उसी को डिप्रिशिएशन कहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी बिल्डिंग ओल्ड होती जाती है, वैसे वैसे आप देखोगे तो वो अपनी वैल्यू को डिक्रीज करता चला जाता है। और रीजन क्या होता है डिक्रीज होने का, उसके वैल्यू का? तो आप देखोगे बिकॉज ऑफ द वियर एंड टेयर, मीन्स रेगुलर यूज रिड्यूस कर देता है वैल्यू को। क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो ये सब क्या करता है? वीक कर देता है आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को। या पुअर स्ट्रक्चर और वर्कमैनशिप की वजह से बैड मटेरियल लीड्स टू अ फास्टर डैमेज, फास्टर डैमेज। तब देखोगे पुअर स्ट्रक्चर की वजह से भी आपका डिप्रिशिएशन होता है, बिल्डिंग की वैल्यू जैसे जैसे पुरानी होती रहती है डिक्रीज होती रहती है। ऑब्सोलीन होने की वजह से अब आप देखोगे कि जिस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी आई है, तो बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें लिफ्ट्स वगैरह होती है, मॉड्यूलर किचन वगैरह होते हैं, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो बिल्डिंग होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर आज भी आप पुरानी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि सीढ़ियां है, स्टेयर्स से लोग जा रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी मॉड्यूलर किचन नहीं है, ओल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स है, तो इसकी वजह से भी वैल्यू डिक्रीज होती है। अब दो तरीके के मेथड से यहाँ पर डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दूसरा होता है जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या देखने को आपको मिलता है कि इसमें जो डिप्रिशिएशन की वैल्यू होती है एवरी ईयर इक्वल ही होती है। इसको निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला? तो आप देखिए यहाँ पर जो एनुअल डिप्रिशिएशन अगर बैंक को निकालना होता है, तो जो भी कॉस्ट होता है ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से सैल्वेज वैल्यू को माइनस किया जाता है, यानी कि वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ बिल्डिंग। उससे हम जब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा डिप्रिशिएशन वैल्यू निकल के आता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल से लीजिए कि कोई बैंक है जिसने एक कॉमर्शियल बिल्डिंग को फाइनेंस किया है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है जिसका वर्थ 50 लाख, 50 लाख का है। इस बिल्डिंग की लाइफ जो है 50 साल की है, और इस बिल्डिंग की जो सैल्वेज वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू इसकी कितनी है? 5 लाख। तो अब इसका डिप्रिशिएशन, एनुअल डिप्रिशिएशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? एनुअल डिप्रिशिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट विच इज 50 लाख माइनस सैल्वेज वैल्यू विच इज 5 लाख डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ बिल्डिंग। तो कितने साल का है, कितने साल लाइफ है बिल्डिंग का? 50 ईयर्स का है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स यहाँ पर 90 के आएगा, ठीक है, 90,000। तो 90,000 बैंक ने यहाँ पर कैलकुलेट किया डिप्रिशिएशन 90,000 पर ईयर, और इस डिप्रिशिएशन वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है एडजस्ट करने के लिए लोन वैल्यू को ओवर अ टाइम, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे कि बैंक स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करती है। दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इसमें जो डिप्रिशिएशन होता है ना एवरी ईयर रिड्यूस होता रहता है। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे इनिशियली इसका हायर डिप्रिशिएशन होता है, धीरे धीरे वो लो होता चला जाता है। तो इसका आप इस्तेमाल करते हो फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है इनटू 1 माइनस डिप्रिशिएशन रेट %, और इस पे आपका पावर होता है लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? अब एक फैक्ट्री है जिसने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, 10 लाख रुपए का एक फैक्ट्री ने बैंक से लोन लिया है जिसका डिप्रिशिएशन रेट है 10% पर ईयर एंड 2 साल के लिए लिया हुआ है। तो कैसे यहाँ पर आप रिटन डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका? तो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है यानी 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिप्रिशिएशन रेट आपका 10% है, यानी कि 0.10, पावर n है, तो पावर n लाइफ ईयर्स के है, कितने साल के लिए आपने लिया है? 2 साल के लिए लिया है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो आएगा 8,10,000, 8,10,000 के लमसम आपका आएगा। तो जब आपको बैंक लोन देती है अगेंस्ट योर फैक्ट्री प्रॉपर्टी, तो एवरी ईयर डिप्रिशिएटेड वैल्यू बैंक यहाँ पर चेक करती है, कैलकुलेट करती है टू सी कि हाउ मच सिक्योरिटी इज लेफ्ट, ठीक है। तो ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से बैंक कैलकुलेट करती है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिवर्स मॉर्गेज लोन के बारे में। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा
प्रीवियस चलते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं कि रिवर्स मॉर्गेज लोन को क्यों लाया गया, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे थे लोगों को, सिटीजन्स को। तो आप देखेंगे कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, उनको काफी ज्यादा चैलेंजेस होते थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनका कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी उनको पेंशन्स नहीं मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद। इन्फ्लेशन की वजह से जो लिविंग कॉस्ट है काफी ज्यादा हाई हो गया है, जिसकी वजह से जो ये सीनियर सिटीजन्स होते हैं अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के लिए भी पैसे नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा कॉस्टली हो गए हैं, तो उसकी भी इनको दिक्कत आती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे आज के डेट में सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वो सिंगल रह रहे हैं, बिकॉज उनके चिल्ड्रंस मूव आउट हो गए हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो आप देखोगे कि आज के डेट में मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन अकेले ही रहते हैं। उनके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन उनके पास पैसे नहीं। तो इस तरीके की चैलेंजेस फेस करने को दिख रहा था सीनियर सिटीजन्स को। तो इनके लिए एक रिवर्स मॉर्गेज लोन लेकर के आया गया, जो एक स्पेशल टाइप का लोन है, जिसमें यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को हेल्प किया जाता है कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट वो लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट थ्रू आउट योर इंटायर लाइफ टेन्योर आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। एवरी मंथ बैंक आपको यहाँ पर मंथली पैसे प्रोवाइड करती है, मंथली मनी देती है आपको। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जो है अच्छा होता है सीनियर सिटीजन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे कि कोई भी आपको प्रॉपर्टी को सेल करने की जरूरत नहीं होती है। आप उस घर में रह सकते हो, आप उस घर में रह सकते हो और रहते हुए हर महीने बैंक आपको उसमें पैसे भी प्रोवाइड करेगी। ऑनरशिप बोरोवर्स के पास होता है। ठीक है, कोई भी रीपेमेंट का बर्डन नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, तो आपको किसी और पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है पैसे के लिए। तो अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से इसको समझिए, कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 ईयर्स से अबव है मान लीजिए। अब उनके पास एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपीस की। ठीक है, 1 करोड़ का उनका प्रॉपर्टी है। तो अब उनके पास ना तो कोई पेंशन वगैरह है, ना तो उनके चिल्ड्रन उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी है। तो इस केस में वो बैंक के पास जा सकते हैं और रिवर्स मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। अब इस केस में उनको हर महीने 30,000 की जरूरत होती है अपने लाइफ को और एक्सपेंसेस को खर्च करने के लिए। ठीक है, और जीने के लिए अपने लाइफ को। तो बैंक क्या करती है, ये जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, इस 1 करोड़ प्रॉपर्टी पे रिवर्स मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे हर महीने 30,000 रुपए बैंक इस सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड करेगी। अब जब 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी दी गई है, अब इसका जो ऑनरशिप है वो बोरोवर के ही पास है, वो उस घर में रह सकते हैं, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह उनको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थ्रू आउट द इंटायर लाइफ टेन्योर। जब इनकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद बैंक क्या करती है, इस प्रॉपर्टी को बेच करके जो भी लोन अमाउंट था वो रीपे करती है। और अगर कोई फैमिली मेंबर उस प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहता है तो जो भी लोन अमाउंट अभी तक बैंक ने भरा है वो लोन अमाउंट रीपे करने के बाद इस प्रॉपर्टी को वो रख सकते हैं। तो ये फायदा आपको रिवर्स मॉर्गेज लोन में सीनियर सिटीजन को देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? 2007 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इफेक्टिवली इसको लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2008, जिसमें सीनियर सिटीजन को रेगुलर कैश फ्लो मिलता है बाय मॉर्गेजिंग देयर होम विदाउट लूजिंग ऑनरशिप। स्टार्टिंग में बोरोवर्स का फुल ऑनरशिप होता है उस प्रॉपर्टी पे, उस बिल्डिंग पे। धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक पेमेंट करती जाती है वैसे वैसे जो ऑनरशिप होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है। कोई भी आपको टेंशन नहीं होती ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम कि आपको कोई रीपेमेंट करना है लोन का, कोई इंटरेस्ट भरना है, ये सब इसमें कोई भी आपको इश्यूज देखने को नहीं मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? तो 60+ ईयर्स आपका एज होना चाहिए अगर आप रिवर्स मॉर्गेज लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइंट लोन के लिए अप्लाई करते हो तो मेक श्योर कि एक स्पाउस जो हो एटलीस्ट उनका एज 55+ ईयर्स का होना चाहिए। अब ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप में आप देखोगे जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रेसिडेंशियल होना चाहिए, कॉमर्शियल पर्पस पे नहीं होना चाहिए, विद अ क्लियर टाइटल, यानी कि कोई भी उस पर लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो, बिल्कुल ही क्लियर हो वो। ठीक है, और प्रॉपर्टी जो है मस्ट बी फ्री फ्रॉम इनकॉम्प्रेंस, कोई भी इस पर लोन पहले से ना लिया हो और इस पे बिल्कुल ही कोई भी लीगल डिस्प्यूट्स ना हो। प्रॉपर्टी की कंडीशंस की बात की गई है तो जो प्रॉपर्टी है शुड बी, जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर एज अ मॉर्गेज रिवर्स मॉर्गेज लोन के तहत दे रहे हो, मेक श्योर कि उनकी लाइफ जो है 20 साल और बची होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम रिमेनिंग लाइफ होगी ना उस प्रॉपर्टी को एटलीस्ट 20 ईयर्स की होनी चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी होगा वो आपका प्राइमरी रेसिडेंस होना चाहिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे आपको इस तरीके के लोन्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं यहाँ पर
तो पेमेंट्स को स्टॉप कर दिया जाता है 15 से 20 साल के अंदर। नो मैटर आप अलाइव हैं या नहीं, 15 से 20 साल में आपका पेमेंट स्टॉप कर दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी से, आपके जो घर है उससे निकाल दिया जाता है। आप तब तक इस घर में रह सकते हो जब तक आप जिंदा है, ठीक है। लोन अमाउंट हमेशा लोअर होता है देन द मार्केट वैल्यू। तो बैंक आपको 100% प्रॉपर्टी के वैल्यू पे लोन नहीं देती है। लोन यहाँ पर हमेशा जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, उससे कम ही आपको लोन अमाउंट दिया जाता है बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रूल। तो मंथली पेमेंट्स आपको मिलता है यहाँ पर जो कि लोअर होता है देन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। प्रॉपर्टी को पीरियोडिकली रीवैल्यूड किया जाता है बाय द बैंक। तो बैंक आप देखोगे एवरी 5 इयर्स पे आपके प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन करती है, रीवैल्यूड कर। तो अगर मार्केट का प्राइस ड्रॉप हो जाता है तो आपका पेमेंट भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपके कुछ लिमिटेशंस होते हैं रिवर्स मॉर्गेज लोन के। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर अगर मुझे इंस्टॉलमेंट अमाउंट, पीरियोडिक पे आउट्स अगर मुझे रिवर्स मॉर्गेज लोन में कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसमें आप देखोगे जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो लोन टू वैल्यू रेशियो मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट पर इंस्टॉलमेंट पीरियड। अगेन इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट पर इंस्टॉलमेंट पीरियड और उस करते हो n-1। व्हाट इज दिस n? n इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट, उसको -1 करते हो। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपकी पीरियोडिक पे आउट्स अंडर RML स्कीम निकाली जाती है बाय द बैंक, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके चैप्टर नंबर 30 से। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज लोन? टू हेल्प द सीनियर सिटीजन्स बाय अ न्यू हाउस, to allow senior citizens to earn regular income by mortgaging their house, to provide loans to the senior citizen for business purpose, to help senior citizens shift to old age home। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर अलाउ किया जाता है सीनियर सिटीजन को रेगुलर इनकम अर्न करने के लिए बाय मॉर्गेजिंग देयर हाउस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच पेमेंट्स कैन बी मेड अंडर RML? तो कौन सा कितना मैक्सिमम पीरियड होता है जिसके लिए आपको यहाँ पर RML में पेमेंट्स किया जाता है? 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स या लाइफ टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 इयर्स, ठीक है। मैक्सिमम 15 से 20 इयर्स था, राइट। तो मैक्सिमम 20 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ डिप्रिशिएशन? तो इन द स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिशिएशन इज हायर इन द अर्ली इयर्स एंड रिड्यूसेस लेटर। In the written down value method, depreciation is calculated on the original cost every year. The written down value method gives higher depreciation in the initial years and is suitable for the industrial units. In both the method, depreciation value remains constant every year. तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्योंकि आप देखोगे कि जो रिटन डाउन वैल्यू था उसमें आपका जो डिप्रिशिएशन है इनिशियल ईयर्स में आपको हायर देखने को मिलता है और बाद में धीरे धीरे वो लो होता रहता है। और ये सुटेबल है जो भी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड्स में आपने देखा था कि जो डिप्रिशिएशन की वैल्यू होती है एवरी ईयर आपको सेम देखने को मिलती है। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ डिप्रिशिएशन? तो कौन सा इसमें से कॉज नहीं है? वियर एंड टियर बिल्कुल है, क्लाइमेट कंडीशंस हैं, अप्रिशिएशन नहीं है, पुअर वर्कमैनशिप बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच मेथड गिव्स इक्वल डिप्रिशिएशन एवरी ईयर? अभी जस्ट बताया मैंने, रिटन डाउन वैल्यू मेथड नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड या एक्सेलरेटेड मेथड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन मेथड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड MCQs थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप इससे फटाफट से जुड़ जाइए ताकि सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाया करें। इसके अलावा मेरे MCQs के सीरीज चल रहे हैं गाइस, टिल चैप्टर नंबर 27 तक के सारे MCQs कवर हो चुके हैं। जिनको भी देखना है आप देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो टिल चैप्टर नंबर 30 तक आज सारा कंप्लीट हो गया है। तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए जाकर के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करिए। आने वाले टाइम में मैराथन सेशन आने वाले हैं,
सारे शेड्यूल हो चुके हैं आप लोगों के लिए। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको टाइमली चीजों की नोटिफिकेशंस मिले। और आपका जो पेपर है 18 मई को, तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जितने भी सीरीज आएंगे एमसीक्यूज के, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सको और अच्छे मार्क्स से जैब एग्जाम्स को क्लियर कर सको। कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कॉल भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता भी सकते हो, कोई भी डाउट हो रहा है रिगार्डिंग जैब एग्जाम्स, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो फीडबैक आपको देना है तो आप कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं। एंड आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो मेक श्योर करें कि एग्जाम देने के बाद अगर आपने गाइडली से पढ़ाई की है जैब की, तो जरूर आप बताएं कि आपको हेल्प हुआ है कि नहीं हमारे कंटेंट से, और किस तरीके का क्वेश्चन आया था, ये सारी चीजें भी आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।